अध्याय 8। टिकटॉक ने एक कठिन कार्य को अंजाम दिया। जबकि शैगी और उसके साथी एक तरफ एक समूह में खड़े थे, उगाबू की सेना रास्ते से आगे बढ़ रही थी। उनके पैरों की आवाज के साथ साथ कभी कभी एक निराशाजनक कराह भी सुनाई देती थी, क्योंकि अधिकारियों में से एक का पैर किसी नुकीले पत्थर पर पड़ जाता था या उसके पड़ोसी की तलवार की मूठ से उसकी फीकी हड्डी टकरा जाती थी। तभी पेड़ों के बीच से प्राइवेट फाइल्स बाहर आया। उसके हाथ में उगाबू का झंडा था, जो एक लंबे डंडे से लहरा रहा था। उसने इस डंडे को कुएं के ठीक सामने जमीन में गाड़ दिया और फिर वो ऊंची आवाज में चिल्लाया, मैं उगाबू की रानी एन सोफोत के नाम पर इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त करता हूँ, तथा इस देश के सभी निवासियों को मैं उनका दास घोषित करता हूँ। अब कुछ अधिकारियों ने झाड़ियों से अपना सिर बाहर निकाला और पूछा, क्या सब कुछ ठीक है? प्राइवेट फाइल्स, यहाँ कोई तट नहीं है, जवाब मिला, लेकिन सब ठीक है। मुझे आशा है कि इसमें पानी है, जनरल कोन ने कहा, और साहस जुटाते हुए कुएं की ओर बढ़े। लेकिन तभी उनकी नज़र टिकटॉक और शैगी पर पड़ी और वे तुरंत घुटनों के बल गिर पड़े, कांपने लगे और डर गए और चिल्लाने लगे, दया करो दयालु शत्रुओं, दया करो, हमें छोड़ दो और हम सदा के लिए तुम्हारे दास बन जाएंगे। अन्य अधिकारी, जो अब आगे बढ़ चुके थे, भी घुटनों के बल गिरकर दया की भीख मांगने लगे। फाइल्स ने पीछे मुड़कर देखा और पहली बार अजनबियों को देखकर उन्हें बहुत उत्सुकता से देखा। फिर जब उसे पता चला कि उनमें से 3 लड़कियां थीं, तो उसने अपनी टोपी उठाई और विनम्रता से झुककर उनका अभिवादन किया। ये सब क्या है? एक कठोर आवाज ने पूछा, जब रानी एन उस स्थान पर पहुंची और अपनी सेना को घुटनों के बल पर खड़ा देखा। हमें अपना परिचय देने की अनुमति दे, शैगी ने आगे बढ़ते हुए कहा। ये टिकटॉक है, क्लॉकवर्क मैन, जो कुछ मांसाहारी लोगों से बेहतर काम करता है। और यहाँ रोजलैंड की राजकुमारी ओज़गा है, जिसे दुर्भाग्य से अभी अभी रोज के अपने साम्राज्य से निर्वासित किया गया है। मैं अगला नाम पॉलीक्रोम, एक आकाशपरी, प्रस्तुत करता हूँ, जिसने दुर्घटना में अपना धनुष खो दिया है और वह अपने घर का रास्ता नहीं खोज पा रही है। यहाँ छोटी लड़की बेत्सी बॉबिन है, जो ओक्लाहोमा नामक किसी अज्ञात सांसारिक स्वर्ग से आई है, और उसके साथ आप मिस्टर हैंक को देख सकते हैं, जो एक लंबी पूंछ वाला खच्चर है और जल्दी गुस्सा हो जाता है। पुह, एन ने तिरस्कारपूर्वक कहा, वास्तव में तुम बहुत से आवारा लोग हो। मैं समझती हूँ कि तुम सब खो गए हो या भटक गए हो, और किसी रानी के लूटने के लायक भी नहीं हो। मुझे खेद है कि मैंने तुम्हें जीत लिया, लेकिन आपने अभी तक हम पर विजय प्राप्त नहीं की है, बेत्सी ने आक्रोश से कहा। नहीं, फाइल्स ने सहमति जताई, यह एक तथ्य है। लेकिन अगर मेरे अधिकारी कृपया मुझे आप पर विजय प्राप्त करने का आदेश देंगे, तो मैं तुरंत ऐसा करूंगा, जिसके बाद हम बहस करना बंद कर देंगे और अपनी सहजता से बातचीत कर सकेंगे। इस समय तक अधिकारी अपने घुटनों से उठ चुके थे और अपनी पतलून से धूल झाड़ चुके थे। उन्हें दुश्मन बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं लग रहा था, इसलिए जनरलों, कर्नलों, मेजरों और कैप्टनों ने उनका सामना करने की हिम्मत जुटाई और अपने सबसे घमंडी अंदाज में आगे बढ़ने लगे। तुम्हें समझना चाहिए, एन ने कहा, कि मैं उगाबू की रानी हूँ और यह मेरी अजेय सेना है। हम दुनिया को जीतने में व्यस्त हैं, और चूंकि तुम दुनिया का एक हिस्सा लगती हो और हमारी यात्रा में बाधा डाल रही हो, इसलिए हमारे लिए तुम्हें जीतना जरूरी है, भले ही तुम इतने उच्च सम्मान की पात्र न हो। ये ठीक है, शैगी ने जवाब दिया। आप जितनी बार चाहें हमें जीत सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम किसी के गुलाम नहीं बनेंगे, बेत्सी ने सकारात्मकता से कहा। हम इस बारे में देखेंगे, रानी ने गुस्से से जवाब दिया। आगे बढ़ो, निजी फाइलों, और दुश्मन के हाथ पैर बांध दो। लेकिन प्राइवेट फाइल्स ने सुंदर बेत्सी और आकर्षक पॉलीक्रोम और सुंदर रोज प्रिंसेस को देखा और अपना सिर हिलाया। उन्होंने जोर देकर कहा, यह अशिष्टता होगी और मैं ऐसा नहीं करूंगा। तुम्हें अवश्य करना चाहिए, एन ने चिल्लाते हुए कहा। आदेशों का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। मुझे अपने अधिकारियों से कोई आदेश नहीं मिला है, प्राइवेट ने आपत्ति जताई। लेकिन अब जनरलों ने चिल्लाकर कहा, आगे बढ़ो और कैदियों को बांधो। और कर्नलों, मेजरों और कैप्टनों ने आदेश दोहराया और जितनी ऊंची आवाज में हो सके चिल्लाया।
ये सब शोर सुनकर हैंक परेशान हो गया, जो उगाबू की सेना को बहुत नापसंद करता था। खच्चर अब आगे बढ़ा और अधिकारियों पर पीछे से हमला करना शुरू कर दिया और उन पर भयंकर और खतरनाक लात मारना शुरू कर दिया। हमला इतना अचानक हुआ कि अधिकारी बवंडर में धूल की तरह बिखर गए, भागते समय अपनी तलवारें गिरा दी और पेड़ों और झाड़ियों के पीछे छिपने की कोशिश करने लगे। बेत्सी, महान सेना, की हास्यास्पद हार पर खुशी से हंस पड़ी और पॉलीक्रोम खुशी से नाचने लगी। लेकिन इन एक छोटे खच्चर द्वारा अपनी वीर सेना की इस अपमानजनक हार पर क्रोधित थी। निजी फाइलें, मैं तुम्हें अपना कर्तव्य करने का आदेश देती हूँ। वो फिर से चिल्लाए और फिर वो खुद खच्चर की एड़ी से बचने के लिए झुक गई, क्योंकि हैंक ने एक महिला के पक्ष में कोई भेदभाव नहीं किया जो एक खुली दुश्मन थी। हालांकि बेत्सी ने अपने चैंपियन को माथे से पकड़ लिया और उसे कसकर पकड़ लिया, और जब अधिकारियों ने देखा कि खच्चर को आगे के हमलों से रोक दिया गया था, तो वे डरकर पीछे हट गए और अपनी फेंकी हुई तलवारें उठा लीं। निजी फाइलें, इन कैदियों को पकड़ो और बांध दो, रानी चिल्लाई। नहीं, फाइल्स ने कहा, अपनी बंदूक नीचे फेंकते हुए और अपनी पीठ पर बंधे हुए बैग को हटाते हुए, मैं उगाबू की सेना के रूप में अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। मैं दुश्मन से लड़ने और एक नायक बनने के लिए भर्ती हुआ था, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई निर्दोष लड़कियों को बांधे तो आपको एक और निजी को काम पर रखना होगा। फिर वह दूसरों के पास गया और शैगी तथा टिकटॉक से हाथ मिलाया। देशद्रोह, एन चिल्लाई और सभी अधिकारियों ने उसकी चीख दोहराई। बकवास है, फाइल्स ने कहा। अगर मैं चाहूं तो मुझे इस्तीफा देने का अधिकार है। वास्तव में आपने ऐसा नहीं किया है, रानी ने जवाब दिया। यदि आप इस्तीफा देते हैं तो इससे मेरी सेना टूट जाएगी और फिर मैं दुनिया को जीत नहीं पाऊंगी। अब वह अधिकारियों की ओर मुड़ी और बोली, मुझे आपसे एक एहसान मांगना चाहिए। मुझे पता है कि अधिकारियों के लिए लड़ना अशोभनीय है, लेकिन जब तक आप तुरंत प्राइवेट फाइल्स को पकड़ नहीं लेते और उसे मेरे आदेशों का पालन करने के लिए मजबूर नहीं करते, तब तक हम में से किसी के लिए भी कोई लूट नहीं होगी। इसके अलावा ये भी संभव है कि आप सभी भूख से तड़पें, और जब हम किसी शक्तिशाली दुश्मन से मिलेंगे तो आपको पकड़कर गुलाम बना लिया जाएगा। इस भयानक भाग्य की संभावना ने अधिकारियों को इतना भयभीत कर दिया कि उन्होंने अपनी तलवारें खींच ली और फाइल्स पर हमला कर दिया, जो शैगी के बगल में खड़ा था, वास्तव में क्रूर तरीके से। हालांकि अगले ही पल वे रुक गए और फिर से अपने घुटनों पर गिर गए, क्योंकि उनके सामने मुस्कुराते हुए शैगी मैन के हाथ में चमकता हुआ लव मैग्नेट था, और इस जादुई ताबीज को देखकर हर उगाबोइट का दिल जीत लिया। यहाँ तक कि एन ने भी लव मैग्नेट को देखा और सारी दुश्मनी और गुस्सा भूलकर खुद को शैगी पर फेंक दिया और उसे प्यार से गले लगा लिया। चुंबक के इस अप्रत्याशित प्रभाव से पूरी तरह से परेशान होकर शैगी ने खुद को रानी की घेरने वाली बाहों से अलग कर लिया और जल्दी से ताबीज को अपनी जेब में छिपा लिया। उगाबू के साहसी लोग अब उसके पक्के दोस्त बन चुके थे, और अब उसके दल में से किसी को जीतने या बांधने के बारे में कोई बात नहीं हुई। यदि आप किसी पर विजय प्राप्त करने पर जोर देते हैं, शैगी ने कहा, तो आप मेरे साथ रगगेडो के भूमिगत साम्राज्य की ओर मार्च कर सकते हैं। दुनिया को जीतने के लिए, जैसा कि आपने करने का लक्ष्य रखा है, आपको इसकी सतह के नीचे और साथ ही इसकी सतह पर रहने वाले सभी लोगों को जीतना होगा, और दुनिया में किसी को भी रगगेडो पर विजय प्राप्त करने की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी कि रगगेडो पर। वह कौन है? एन ने पूछा। धातु सम्राट, नोम्स का राजा। क्या वह अमीर है? मेजर स्टॉकिंग्स ने चिंतित स्वर में पूछा। बेशक, शैगी ने जवाब दिया। वह जमीन के नीचे पड़ी सारी धातुओं का मालिक है, सोना, चांदी, तांबा, पीतल और टिन। उसे लगता है कि जमीन के ऊपर की सारी धातुएं भी उसी की हैं, क्योंकि उसका कहना है कि सारी धातुएं कभी उसके राज्य का हिस्सा हुआ करती थीं। इसलिए धातु सम्राट को जीतकर तुम दुनिया की सारी दौलत जीत लोगे। आह, जनरल एप्पल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ये लूट हमारे समय के लायक होगी। चलो उसे जीत लें, महाराज। रानी ने फाइल्स की ओर तिरस्कार भरी नजरों से देखा, जो सुंदर राजकुमारी के बगल में बैठा था और उसके कान में कुछ फुसफुसा रहा था। अफसोस, एन ने कहा, मेरे पास अब कोई सेना नहीं है। मेरे पास बहुत से बहादुर अधिकारी हैं,
लेकिन उनके लिए कोई निजी सैनिक नहीं है। इसलिए मैं रुगेडो को नहीं जीत सकती और उसकी सारी संपत्ति नहीं जीत सकती। आप अपने किसी अधिकारी को प्राइवेट क्यों नहीं बना देते? शैगी ने पूछा, लेकिन तुरंत ही सभी अधिकारी विरोध करने लगे और उगाबू की रानी ने अपना सिर हिलाते हुए उत्तर दिया, यह असंभव है। एक निजी सैनिक बहुत ही भयानक योद्धा होता है और मेरे अधिकारी लड़ने में असमर्थ हैं। वे दूसरों को लड़ने का आदेश देने में असाधारण रूप से बहादुर हैं, लेकिन वे स्वयं दुश्मन का सामना नहीं कर सकते और उसे हरा नहीं सकते। बिल्कुल सही, महाराज, कर्नल प्लम ने उत्सुकता से कहा। बहादुरी के कई प्रकार हैं और किसी से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह सभी प्रकार की बहादुरी रखता हो। जब तक लड़ाई की बात नहीं आती, मैं खुद हर तरह से शेर की तरह बहादुर हूँ, लेकिन फिर मेरा स्वभाव विद्रोह कर देता है। लड़ाई निर्दय है और दूसरों के लिए हानिकारक हो सकती है, इसलिए एक सज्जन व्यक्ति होने के नाते मैं कभी नहीं लड़ता। नहीं मैं, अन्य सभी अधिकारी चिल्लाए। देखिए, एन ने कहा, मैं कितनी असहाय हूँ। यदि प्राइवेट फाइल्स ने खुद को देशद्रोही और भगोड़ा साबित न किया होता, तो मैं खुशी खुशी इस रगगेडो पर विजय प्राप्त कर लेती, लेकिन एक निजी सैनिक के बिना एक सेना दंड के बिना एक मधुमक्खी की तरह है। मैं देशद्रोही नहीं हूँ, महाराज, फाइल्स ने विरोध किया। मैंने उचित तरीके से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि मुझे नौकरी पसंद नहीं थी। लेकिन मेरी जगह लेने के लिए बहुत से लोग हैं। क्यों न शैगी मैन को निजी सैनिक बना दिया जाए? उसे मारा जा सकता है, एन ने शैगी की ओर कोमलता से देखते हुए कहा, क्योंकि वह नश्वर है और मर सकता है। अगर उसे कुछ हुआ तो मेरा दिल टूट जाएगा। यह मुझे उससे भी ज्यादा दुख पहुंचाएगा, शैगी ने कहा। महाराज, आपको ये स्वीकार करना होगा कि मैं इस अभियान का कमांडर हूँ, क्योंकि हम लूट की नहीं बल्कि अपने भाई की तलाश कर रहे हैं। लेकिन मैं और मेरे साथी आपकी सेना की सहायता चाहते हैं, और यदि आप हमें रुगेडो पर विजय प्राप्त करने और मेरे भाई को कैद से छुड़ाने में मदद करते हैं, तो हम आपको सारा सोना, जवाहरात और लूट का अन्य सामान रखने की अनुमति देंगे। ये संभावना इतनी आकर्षक थी कि अधिकारी आपस में कानाफूसी करने लगे और कुछ ही देर में कर्नल चीज ने कहा, महाराज, अपने दिमागों को मिलाकर हमने एक बहुत ही शानदार विचार विकसित किया है। हम क्लॉकवर्क मैन को निजी सैनिक बनाएंगे। कौन? मैं, टिक-टॉक ने पूछा। एक सेकंड के लिए भी नहीं। मैं लड़ नहीं सकता, और तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह रगगेडो ही था जिसने मुझे कुएं में फेंका था। उस समय तुम्हारे पास कोई बंदूक नहीं थी, पॉलीक्रोम ने कहा। लेकिन अगर तुम उगाबू की सेना में शामिल हो गए तो तुम वही बंदूक लेकर चलोगे जो मिस्टर फाइल्स इस्तेमाल करते थे। टिक-टॉक ने विरोध जताते हुए कहा, एक सैनिक को लड़ने के साथ साथ दौड़ने में भी सक्षम होना चाहिए, और यदि मेरा काम खत्म हो गया, जैसा कि अक्सर होता है, तो मैं न तो दौड़ पाऊंगा और न ही लड़ पाऊंगा। मैं तुम्हें परेशान रखूंगी, टिक-टॉक, बेत्सी ने वादा किया। क्यों? यह कोई बुरा विचार नहीं है, शैगी ने कहा। टिक-टॉक एक आदर्श सैनिक बनेगा, क्योंकि उसे कोई भी चीज घायल नहीं कर सकती सिवाय एक स्लेजहैमर के। और चूंकि इस सेना के लिए एक निजी सैनिक की जरूरत है, इसलिए टिक-टॉक ही हमारी पार्टी का एकमात्र ऐसा सैनिक है जो इस काम को करने के लिए उपयुक्त है। मुझे क्या करना होगा? टिक-टॉक ने पूछा। आदेशों का पालन करो, एन ने जवाब दिया। जब अधिकारी तुम्हें कुछ करने का आदेश देते हैं, तो तुम्हें वह करना ही चाहिए, बस इतना ही। और यह भी पर्याप्त है, फाइल्स ने कहा। टिक-टॉक ने पूछा, क्या मुझे वेतन मिलता है? रानी ने उत्तर दिया, तुम्हें लूट का अपना हिस्सा मिलेगा। हाँ, फाइल्स ने टिप्पणी की, लूट का आधा हिस्सा रानी एन को जाता है, शेष आधा अधिकारियों के बीच बांटा जाता है, तथा बाकी हिस्सा प्राइवेट को मिलता है। ये तो सच होगा, टिक-टॉक ने कहा, बंदूक उठाकर आश्चर्य से उसकी जांच की, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा हथियार नहीं देखा था। फिर एन ने टिक-टॉक की तांबे की पीठ पर बस्ता बांधा और कहा, अब हम रगगेडो के राज्य की ओर कूच करने और उसे जीतने के लिए तैयार हैं। अधिकारियों, कूच करने की आज्ञा दें। गिर जाओ, जनरलों ने अपनी तलवारें निकालते हुए चिल्लाया। गिर जाओ, कर्नलों ने अपनी तलवारें निकालते हुए चिल्लाया। गिर जाओ, मेजरों ने अपनी तलवारें निकालते हुए चिल्लाया।
गिर जाओ। कप्तानों ने अपनी तलवारें निकालते हुए चिल्लाया। टिक-टॉक ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा और फिर अपने चारों ओर देखा। किसमें गिरे? कुएं में, उसने पूछा। नहीं, रानी एन ने कहा, आपको मार्चिंग ऑर्डर में गिरना होगा। क्या मैं इसमें गिरे बिना आगे नहीं बढ़ सकता? क्लॉकवर्क मैन ने पूछा। अपनी बंदूक कंधे पर रखो और मार्च के लिए तैयार रहो, फाइल्स ने सलाह दी, तो टिक-टॉक ने बंदूक सीधी रखी और स्थिर खड़ा रहा। आगे क्या? उन्होंने पूछा। रानी शैगी की ओर मुड़ी। कौन सी सड़क धातु सम्राट की गुफा तक जाती है? जवाब मिला, महाराज, हमें नहीं मालूम, लेकिन ये बेतुका है। एन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। अगर हम रुगेडो तक नहीं पहुंच सकते तो यह निश्चित है कि हम उसे जीत नहीं सकते। आप सही कह रहे हैं, शैगी ने स्वीकार किया, लेकिन मैंने यह नहीं कहा कि हम उस तक नहीं पहुंच सकते। हमें केवल रास्ता खोजना है, और जब आप और आपकी शानदार सेना यहाँ पहुंची तो हम इसी बात पर विचार कर रहे थे। ठीक है, तो फिर काम पर लग जाओ और इसकी खोज करो, रानी ने झट से कहा। यह कोई आसान काम नहीं था। वे सभी हैरानी में एक सड़क से दूसरी सड़क की ओर देखते रहे। रास्ते उस छोटे से मैदान से दोपहर के सूरज की किरणों की तरह चमक रहे थे, और हर रास्ता बाकी सभी रास्तों जैसा लग रहा था। फाइल्स और रोज प्रिंसेस, जो अब तक अच्छे दोस्त बन चुके थे, एक सड़क पर थोड़ा आगे बढ़े और पाया कि सड़क के किनारे सुंदर जंगली फूल लगे हुए थे। तुम फूलों से रास्ता क्यों नहीं पूछते? उसने अपने साथी से कहा। फूल? राजकुमारी ने प्रश्न सुनकर आश्चर्य से पूछा। बेशक, फाइल्स ने कहा। खेत के फूल रोज प्रिंसेस के दूसरे चचेरे भाई होंगे, और मुझे विश्वास है कि अगर आप उनसे पूछेंगे तो वे आपको बता देंगे। उसने फूलों को और करीब से देखा। सड़क के किनारे सैकड़ों सफ़ेद डेज़ी, गोल्डन बटरकप, ब्लूबेल और डैफोडिल उग रहे थे, और हर फूल का सिर उसके पतले लेकिन मोटे तने पर मजबूती से टिका हुआ था। यहाँ वहाँ कुछ जंगली गुलाब भी बिखरे हुए थे, और शायद इन्हीं को देखकर राजकुमारी को यह महत्वपूर्ण सवाल पूछने की हिम्मत मिली। वह फूलों की ओर मुंह करके घुटनों के बल बैठ गई और दोनों हाथ उनकी ओर प्रार्थनापूर्वक फैला दिए। मुझे बताओ, प्यारे चचेरे भाई बहनों, उसने अपनी मधुर, कोमल आवाज में कहा, कौन सा रास्ता हमें नोम राजा रुगगेडो के राज्य तक ले जाएगा? एकाएक सभी तने शान से दाहिनी ओर झुक गए और फूलों के सिरों ने उस दिशा में 1-2-3 बार सिर हिलाया। बस, हो गया, फाइल्स खुशी से चिल्लाया। अब हमें रास्ता पता चल गया है। ओज़गा खड़ी हो गई और आश्चर्य से खेत के फूलों को देखने लगी, जो अब अपनी सीधी स्थिति में आ गए थे। क्या ये हवा थी? क्या आपको लगता है? उसने धीमी आवाज में पूछा। नहीं, वास्तव में, फाइल्स ने उत्तर दिया। हवा का एक झोंका भी नहीं चल रहा है। लेकिन ये प्यारे फूल वास्तव में आपके चचेरे भाई हैं, और उन्होंने आपके प्रश्न का तुरंत उत्तर दिया है, जैसा कि मैं जानता था कि वे देंगे।